चलिए, तो अभी हम जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो 6 अप्रैल के हैं। अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आज की डेट 6 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे आपको पता है हमारा करंट अफेयर्स पढ़ने का पैटर्न जो है उसमें हम मेंस प्लस प्री ये दोनों को कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो मेंस के पढ़ेंगे और मेंस के बाद हम प्री के पास जाएंगे। प्री और मेंस ऐसे दो करंट अफेयर्स हमें कवर करने हैं। और जो मेंस के करंट अफेयर होंगे वो पढ़ाते वक्त मैं आपको एक चीज़ मैंने आपको बताया कौन से जीएस के पेपर में आ सकता है ये बताऊंगा। और जब प्री के पढ़ते हैं तो डायरेक्टली प्री के हम कोई भी टॉपिक से वो हो सकते हैं, क्योंकि प्री में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कि कोई टॉपिक से ही आएगा। प्री में जो भी आएगा वो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि वो कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि एक टॉपिक है प्री में लिखा हुआ, फर्स्ट टॉपिक दैट इज करंट अफेयर्स फ्रॉम नेशनल, इंटरनेशनल एंड नेशनल इश्यूज से रिलेटेड करंट अफेयर्स आएंगे। तो प्री में आपको ये देखने मिलेगा। मेंस में आपको जीएस से रिलेटेड भी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलता हूँ जैसे कि आपको पता है। अब सबसे पहला जो करंट अफेयर आपको देखने मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप बोर्ड पे भी अभी देखेंगे जो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम करंट अफेयर पढ़ेंगे मेंस के, और मेंस का जो करंट अफेयर है वो सबसे पहला करंट अफेयर जो आपको देखने मिल रहा है वो है डिफेमेशन लॉ। यहाँ से हम शुरू करेंगे, अच्छे से याद रखिएगा, डिफेमेशन लॉ। अब ये जो डिफेमेशन लॉ है इसके ऊपर करंट अफेयर, और डिफेमेशन लॉ के कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। डिफेमेशन लॉ जो आता है ये जीएस पेपर 2 में आता है, जीएस 2 का ये पोर्शन कवर करता है। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि जीएस 2 में जो टॉपिक्स है जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हो गया, इवोल्यूशन हो गया, फीचर्स, अमेंडमेंट्स है ना, प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, ये पूरे जो टॉपिक है इससे रिलेटेड ये टॉपिक है जीएस 2 में। यानी ये जो टॉपिक आपका रहेगा ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक टॉपिक है जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसका सोर्स। इसका जो सोर्स है वो द हिंदू है। ये करंट अफेयर मैंने द हिंदू से लिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे पता चलता है। अब सबसे पहले इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो डिफेमेशन लॉ था इंडिया में वो एक और बार हम कहेंगे कि देखिए कांग्रेस के जो लीडर है आपको पता है राहुल गांधी जो है उनके कारण ये जो डिफेमेशन का जो लॉ था ये अब न्यूज़ में आ गया है, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर एक केस चली है 2019 में। आप लोगों को पता होगा डिफेमेशन की केस चली राहुल गांधी पे, 2019 से चल रही है। उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी गई है, बराबर, आप लोगों को इतना पता ही होगा, पता है यहाँ तक? यस, है ना? बाकी लोगों को है ना, ये हमें पता है। तो डिफेमेशन लॉ में हमें पता है कि राहुल गांधी की जो केस है उसमें 2019 में राहुल गांधी पे केस चलाई गई है। 2019 से जो चल रही थी उसका फैसला अभी आया और अभी उनकी मेंबरशिप जो है कैंसिल भी कर दी गई है। बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं सबसे पहले, ये लॉ डिफेमेशन का आया कैसे और क्या इसके पीछे का राज है वो। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1860 के इधर जाते हैं, हम 1860 में जाते हैं। जब हम 1860 की तरफ आते हैं तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक क्रिमिनल डिफेमेशन करके एक सेक्शन लाया था आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन डाला गया था रिलेटेड टू डिफेमेशन, और वो सेक्शन जो था इट वाज सेक्शन 499। सेक्शन 499 के तहत यहाँ पे डिफेमेशन की केसेस चलाई जा सकती है। अब डिफेमेशन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लॉ के स्टूडेंट्स को डिफेमेशन जो है ये अच्छे से पता होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप लॉ के ही स्टूडेंट रहो, है ना। आप लॉ के रहो या ना रहो तो भी आपको डिफेमेशन पता रहेगा। वैसे मैं आपके साथ साथ स्क्रीन भी शेयर करते हुए चल ही रहा हूँ तो आपको और भी चीज़ें पता चल रही है। तो यहाँ पर हमें इसका बैकग्राउंड पता चला। अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, देखिए डेफिनेशन जो लॉ में बताई गई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। एज पर सेक्शन 499 ये कहा जाता है, पर्सन इज सेड टू बी डिफेम्ड व्हेन समवन मेक्स और पब्लिश एनी एक्यूजेशंस अबाउट देम विद द इंटेंट ऑफ डैमेजिंग देयर इमेज थ्रू वर्ड्स, साइंस एंड अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के बताया ये लॉ में दी हुई डेफिनेशन है। अब सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति को कब डिफेंड कहा जाता है कि इसका डिफेम हुआ है ये, फॉर एग्जाम्पल मेरे बारे में कोई व्यक्ति ऐसा कुछ बोल रहा है जिससे मेरी इमेज खराब हो रही है तो फिर मैं डिफेम माना जाऊंगा, यानी वो व्यक्ति जो है उसको फिर डिफेमेशन की सज़ा मिलेगी। ये आपको इसका मीनिंग पता चलता है ना। तो डिफेमेशन लॉ का आपको मीनिंग पता चला कि जब आप किसी को ऐसा कुछ बोलो कि उसकी इमेज खराब हो जाए तो इसको कहा जाता है डिफेमेशन, और इसकी जो मीनिंग है ये सेक्शन 499 में दिया हुआ है। अब जो डिफेमेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। डिफेमेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होगा सिविल डिफेमेशन और एक होगा क्रिमिनल डिफेमेशन, सिविल एंड सेकेंड वन इज क्रिमिनल।
ये दो तरह के आपको डिफेमेशन देखने मिलते हैं। जो सिविल डिफेमेशन होगा उसमें, अब देखिए जो लॉ में कहा है वही मैं आपको बताता हूँ। सिविल डिफेमेशन में जो व्यक्ति है जो डिफेम्ड हुआ है वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है या हाई कोर्ट के नीचे के कोर्ट्स में भी जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन मांगने। यानी भाई मेरी इमेज खराब हुई है, मुझे इतने इतने पैसे रुपयों का नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान की भरपाई मुझे गवर्नमेंट करके दे, इतना मैं बोल सकता हूँ सिविल डिफेमेशन में। दूसरा, अगर मैं क्रिमिनल डिफेमेशन की बात करूँ तो ये सेक्शन 500 के तहत चलता है, सेक्शन 500। और सेक्शन 500 जो होता है क्रिमिनल डिफेमेशन का, वो ये कहता है कि भैया मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि जिसने ऐसा किया उसको इम्प्रिजनमेंट हो, उसको सज़ा मिले। इसके चलते आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है, 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। आपको पता होगा राहुल गांधी को हुई है 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बराबर। ये आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई है ना? हाँ, ओके। और सिविल में आते हैं मॉनेटरी। मॉनेटरी यानी हम कहेंगे सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही मैं कंपनसेशन मांगता हूँ। यहाँ पे मैं ये नहीं मांगता हूँ कि भाई जिस व्यक्ति ने मुझे डिफेम किया है वो व्यक्ति को हम कहेंगे कि सज़ा हो। मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे कोई नुकसान की भरपाई वो करके दे। ये सबसे पहले आपको पता चलता है। उसके बाद लॉ ऑफ डिफेमेशन जो है, इतना यहाँ तक क्लियर हुआ। ये पूरा आप लोग सभी बोलेंगे, ठीक है, मुझे पता है कभी कभी आप ऐसे भी जगह पे होते हैं कि आप बोल नहीं पाते, बट जिनको बोलना पॉसिबल है वो बोलते चलेंगे। यहाँ तक इतना क्लियर यस। और बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं वो लोगों को, अच्छा शायद वो कभी कभी हमें ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ, हाँ ओके। तो हाँ, तो आदर्श जी से बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। इसके पहले कौन से बैच में मिले थे आदर्श जी? हम आर्ट एंड कल्चर में मिले थे। आर्ट एंड कल्चर के बाद आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद आपसे मिलके। आपका एरिया सब लोगों को आप बता देंगे, आप कहाँ से हो? मैं तो जानता हूँ। आदर्श जी कहाँ से बिलोंग करते हैं बता देंगे सबको। यस, दार्जिलिंग, बहुत ही एक खूबसूरत जगह दार्जिलिंग, जहाँ से आपको टाइगर हिल से हम कहेंगे कि बहुत अच्छा कांचनजंगा का व्यू मिलता है, या फिर मॉल रोड से भी मिलता है। तो बहुत अच्छी जगह है दार्जिलिंग। अभी मौसम कैसा है दार्जिलिंग में? ठंडा है? ठंडा ही रहता है दार्जिलिंग में। मैंने देखा होटल्स में फ़ैन ही नहीं है, वहाँ पे फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो बहुत अच्छी जगह है दार्जिलिंग। अभी मैं रिसेंटली जाके आया 2 साल पहले, और वहाँ पे देखा मैंने कि फ़ैन नहीं है, फिर भी बहुत प्लीजेंट वेदर है, बहुत अच्छा फील होता है दार्जिलिंग में। चलिए, तो डिफेमेशन में हम और आगे चलते हैं। तो लॉ ऑफ डिफेमेशन जो है उसको अब हम जोड़ के देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको पता है एक हमें राइट मिलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। और ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल ने दिया है ये भी आप अच्छे से जानते हो, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या ये वॉयलेट हो रहा है डिफेमेशन के कारण? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया हुआ है ये। तो ये कैसा इससे रिलेटेड है ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्शन टू डिफेमेशन, यानी हम कहेंगे एब्सोल्यूट ट्रूथ व्हाट इज फॉर पब्लिक गुड। अगर ऐसा डिफेमेशन हो, अब डिफेमेशन को लेके भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी हम कहेंगे कि कभी कभी डिफेम करना ठीक भी होता है किसी व्यक्ति को, ये अलाउ किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के द्वारा। देखिए, अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू डिफेमेशन, यानी मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो छीना जा रहा है। बट इसमें एक्सेप्शन है डिफेमेशन को लेके, वो ये है कि मैं सच बोल सकता हूँ, यानी मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ होना चाहिए, उसमें कुछ भी एक भी वर्ड झूठ नहीं होना चाहिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ। और ये बोल के अगर किसी व्यक्ति की इमेज खराब भी हो रही तो चलेगा, बट वो लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए। यानी हम यही कहेंगे कि एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड पब्लिक गुड, ये दो चीज़ें देख के आप किसी को डिफेम ज़रूर कर सकते हो, ये अलाउड है। और हम ये भी कहेंगे कि क्रिमिनलिटी जो है डिफेमेशन की, ये चैलेंज की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, ये कह के कि भाई देखो कि अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। यानी मैं किसी को अगर बोल नहीं पा रहा हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता हूँ। ये भी आपको बता दूँ, देखो जिसके साथ डिफेमेशन हुआ है वो तो सुप्रीम कोर्ट में जा ही सकता है, बट जो डिफेम्ड पर्सन है, डिफेम्ड पर्सन वो तो जा ही सकता है, बट जिसने डिफेमेशन किया है वो भी जा सकता है। अगर ये दिखाया जा रहा है कि भाई आपको कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं मिल रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ही आपका छीना जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो कि आपको किसी को कुछ बोलने नहीं मिल रहा है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एपेक्स कोर्ट ने 2016 में एक वर्डिक्ट दिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक वर्डिक्ट दिया, और ये वर्डिक्ट के चलते हम यही कहेंगे कि ब्रिटिश इरा सेक्शन जो था, यानी हम कहेंगे सुब्रमण्यम
सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके एक केस थी 2016 की। उसमें अपेक्स कोर्ट ने ये बताया कि ब्रिटिश इरा सेक्शन जो है वो यहाँ पे लागू रहेगा, यानी 499 जो है 500 ये ब्रिटिश ने बनाया हुआ है ना, तो ये चलता रहेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। अब ये हो गया। अब ये वर्डिक्ट की तरफ ध्यान देते हैं, थोड़ा सा वर्डिक्ट की तरफ ध्यान देते हैं। 2016 का वर्डिक्ट और केस की भी आपको बारे में बताया यहाँ पे, जैसे लिखा भी है स्क्रीन पे, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 की केस है। चलो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। वर्डिक्ट की अगर बात करें तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 के बीच में क्लैश हो गया था। आर्टिकल 21 आप लोग जानते हैं क्या है, बताइएगा। आर्टिकल 21 यस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई अगर मुझे कोई डिफेम कर रहा है तो मेरा पर्सनल लिबर्टी या राइट टू लाइफ छीना जा रहा है, क्योंकि मुझे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, एक रेस्पेक्टफुली मुझे लाइफ जीने का अधिकार है। बट कोई व्यक्ति जब मुझे डिफेम करता है तो मेरा ये अधिकार छीना जाता है। यही यहाँ पे कहा गया है कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 ये दोनों की अगर बात करें, यानी अब आर्टिकल 19 क्या कर रहा है, किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार दे रहा है, और कोई किसी को कुछ भी बोलेगा तो उसकी डिग्निटी खराब हो सकती है आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में अगर कहा गया तो यही पे चला था कि भाई कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बात चली थी वो राइट टू रेपुटेशन की थी। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे से याद रखेगा। राइट टू रेपुटेशन, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू रेपुटेशन की यहाँ बात की जा रही थी कि भाई मेरा रेपुटेशन कोई ख़राब कर रहा है तो क्या उसको ये अधिकार है कि उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते किसी का रेपुटेशन भी ख़राब कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनली यहाँ पे यही बोला था कि भाई आप एक बैलेंस बना के चलो, इन दोनों के बीच में बनना चाहिए बैलेंस। यानी आप अगर सच बोल रहे हो देन इट इज़ ओके, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करो और आप चल सकते हो। तो यहाँ पे यही कहा था कि बैलेंस्ड एक तरह से चीज़ें होनी चाहिए, रेपुटेशन और ये सब के साथ साथ। और दूसरी बात जो है, कोर्ट ने जो है 21 का जो स्कोप है वो और बढ़ा भी दिया था, यानी स्टेट को यही बोला था कि आपको कुछ सोशल जस्टिस मेजर्स लेने चाहिए, है ना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। बट ये जो केस थी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का यूज़ किया फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बैलेंस बना के रखो। बैलेंस बनाओगे तो क्या होगा कि आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। जब आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे तो आपको आर्टिकल 19 पूरी तरह से नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 के कारण वो दब गया है। आर्टिकल 21 कहता है कि मुझे जीने का अधिकार है और पूरी तरह से डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, तो मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता, गलत तो बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ आप बोलिए, पब्लिक गुड के लिए बोलिए, बट किसी को ऐसा बुरा मत बोलिए कि आप फंस जाओ। यहाँ तक की चीज़ें ये आपको सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन से पता चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें यहाँ ये सब चीज़ें पता चली। अब हम आगे भी आएंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए एक एक करके बताते चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक की चीज़ें? यस, ओके। चलो सभी लोगों को, 2 लोगों की आवाज़ आ गई, तीसरे व्यक्ति की मुझे दिख नहीं रहा है किसकी आवाज़ आ रही है, बट मैं आवाज़ से पहचान जाता हूँ। ठीक है, सभी लोगों को आदत हो गई, अभी मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है कौन बोला कौन नहीं, बट फिर भी मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई, वेरी गुड। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे जो मैं जाऊँगा वो अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा क्या है। आगे जब हम पढ़ते हैं और आगे की चीज़ें इसमें आती है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रैटर्निटी को लेके। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रैटर्निटी यानी आपको पता है क्या होती है? यस, व्हाट इज फ्रैटर्निटी? पॉलिटी में आता है फ्रैटर्निटी। एनीवन? एनीथिंग अबाउट फ्रैटर्निटी? बंधुता। फ्रैटर्निटी यानी बंधुता, हम सब लोग भाई बहनें ऐसे मिलके चलना। अब कोर्ट ने ये बोला कि क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इट प्रोटेक्टेड द फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी। यानी हम यही कहेंगे कि भाई देखो कि सब लोग मेरे भाई हैं बहन हैं, ये मिलके चलना, बंधुता रखना, उसको फ्रैटर्निटी कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि फ्रैटर्निटी रहेगी, बट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रैटर्निटी 19 का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका पार्ट नहीं है। यानी हम कहेंगे कि लिबर्टी जो होती है वो इक्वालिटी से अलग नहीं की जा सकती। देखो मुझे कुछ भी बोलने का फ्रीडम है, बट यही फ्रीडम दूसरे व्यक्ति का है। देखो ना, मेरी लिबर्टी, क्या मैं लिबर्टी को अलग मान सकता हूँ फ्रीडम से? लिबर्टी एंड फ्रीडम ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए, है ना। सॉरी, लिबर्टी और इक्वालिटी ये साथ में चलनी चाहिए। कैसे, आप समझ रहे हैं? जैसे मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार है, वैसे ही एक व्यक्ति को भी अधिकार है कि वो भी कुछ भी बोले।
अगर मेरे पास फ्रीडम है तो अगले व्यक्ति के पास भी फ्रीडम है, ये मुझे पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने उसके फ्रीडम का रेस्पेक्ट करते हुए चलना चाहिए। तो लिबर्टी कैन नॉट बी डिवर्स्ड फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट बी डिवर्स फ्रॉम लिबर्टी, इक्वालिटी इसलिए लिबर्टी है, लिबर्टी है इसलिए इक्वालिटी है, एंड नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डिवोर्स फ्रॉम फ्रैटर्निटी। और ये दोनों की अगर बात करें तो दोनों भी फ्रैटर्निटी से जुड़े हैं, ये फ्रैटर्निटी से अलग नहीं किए जा सकते, बंधुता से अलग नहीं किए जा सकते। किसने कहा है ये? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये तीनों चीजें साथ में चलेगी, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूं, लिबर्टी है मुझे तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इक्वालिटी भी है, क्योंकि मुझे लिबर्टी है तो अगले को भी लिबर्टी है, यानी वो मेरा कौन हो गया? हम दोनों एक जैसे हैं, यानी वो हम दोनों कौन हो गए? एक जैसे हैं। तो क्या हो गए हम लोग? बंधु हो गए, एक दूसरे के भाई हो गए, भाई बहन हो गए, बराबर। ये चीजें पता चल गई आप लोगों को, तीनों कैसे जोड़ी है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। क्लियर? हाँ, चलो। तो आपकी जरूरत पड़ती रहेगी यस और नो के लिए, क्योंकि ये सब चीजें समझने वाली चीजें। बाकी लोगों को क्लियर हुआ कि ये तीनों का रिलेशन है कि नहीं? हाँ, या चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसको लेके क्या ऐसे कंक्लूजन, ऐसे क्या इशू हुए? कोर्ट के वर्डिक्ट को लेके भी बहुत सारे इशू हो गए। कोर्ट जो था वो भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो बोल के गया, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी गए। कोर्ट, ये वाला करंट अफेयर थोड़ा बड़ा है, पहला वाला करंट अफेयर, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी और ये पूरा डिटेल में, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है पहला वाला। अब ये जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, कोर्ट के वर्डिक्ट से क्या प्रॉब्लम गए हैं ये हमें यहाँ पे देखने हैं। कोर्ट वर्डिक्ट, कोर्ट्स वर्डिक्ट के इशू। सबसे पहले हम कहेंगे कि सेक्शन 499 में ऑनेस्ट मिस्टेक जो है एज अ डिफेंस ये अलाउड नहीं है। भाई देखो, ऑनेस्ट मिस्टेक नॉट अलाउड, नॉट अलाउड एज पर विच आर्टिकल? बोलिए, एज पर विच सेक्शन? सेक्शन बोलिए, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? 499। इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये सेक्शन याद हो जाए। सेक्शन 499 किस चीज से रिलेटेड है? आईपीसी का डिफेमेशन, हाँ डिफेमेशन, सिविल डिफेमेशन से रिलेटेड है ना, और 500 जो है वो क्रिमिनल डिफेमेशन से रिलेटेड है। वेरी गुड, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, या मेरे साथ साथ ही याद होनी चाहिए, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ऑनेस्ट मिस्टेक अलाउड नहीं है 499 में। अब आपको ये बता दूं कि उन्होंने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई जो ब्रिटिश के वक्त का है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अब जब आप ब्रिटिश के वक्त का कंटिन्यू कर रहे हो तो ऑनेस्ट मिस्टेक अगर कोई करता है, यानी देखो मेरे से अगर सच में कोई गलती हो जाती है किसी को बोलने में, मुझे लगा कि वो वैसा और वैसा नहीं होगा, तो फिर मुझे इसकी कोई माफ़ी नहीं है भाई। मैं किसी को कुछ भी बोलने से डरूंगा ना। यानी यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, डिफेमेशन को जगह देके, यही यहाँ कहा गया है। ठीक है, नहीं पता होगा, अब कुछ बोल दिया और वो चीज़ें मेरे से गलती से निकल गई। अब उसके लिए मुझे प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, ये मौका नहीं मिल रहा है कोर्ट के इस वर्डिक्ट के कारण। कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया कि ब्रिटिश जैसे करते थे वही हम कंटिन्यू करेंगे, तो ये थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो गया है ना। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे पता चलता है। कंक्लूजन यही निकलता है कि कोर्ट हैड टू construct novel arguments which will have serious and unfortunate implications for the freedom of speech and expression in coming years, है ना। तो freedom of speech and expression ज़्यादा देना चाहिए कोर्ट ने, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है पहला करंट अफेयर जो डिफेमेशन से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर है, उन पे डिफेमेशन लगाया गया, उनको 2 साल की सज़ा मिली है। इतना ही नहीं तो उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने 2019 में मोदी जी को कुछ बोला था अपने स्पीच में। अब ये जो स्पीच थी, ये सब चीज़ों के चलते ये डिसीजन लिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो ये क्या होगा क्या नहीं, ये हमें यहाँ पता चलता है। ठीक है, चलिए पहला करंट अफेयर आपका क्लियर खत्म होता है। तो एक बार मुझे सब लोग बता देंगे कि पहला डिफेमेशन लॉ सबको क्लियर हुआ? सिर्फ लॉ वालों को नहीं, आपको भी पता होना चाहिए डिफेमेशन लॉ। सबको क्लियर, आप लोगों को, सभी को, तीनों को डिफेमेशन, है ना? यस, ओके। बाकी लोग, हाँ हाँ हाँ,
वो तो अभी हम यही कहेंगे कि वो इलेक्शन हमारे जो ये है ना मेंबरशिप वाले जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स वगैरह रहते हैं, या फिर जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स है ना हमारे पार्लियामेंट के, उसके चलते उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है। यानी जब भी किसी व्यक्ति पे कोई चार्जेस लगा जाए, क्रिमिनल चार्जेस है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, तो उसकी मेंबरशिप जो होती है वो डिस्क्वालीफाई उसको कर दिया जाता है। 2 साल की सज़ा हो गई है ना उनको, इसलिए फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं कोई तो। ठीक है, हाँ, यस। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ हम आते हैं। यहाँ से रिलेटेड आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने मिल रहा है स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पर्सन हु इज एलिजिबल टू इट कैन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा अच्छे से और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वैसा वहाँ पे दिया भी है। उसके बाद अगला करंट अफेयर GS3 का है, जिसमें आपको मॉनेटरी पॉलिसी देखने मिलती है एंड इम्पैक्ट ऑन इनइक्वालिटी। मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, यानी ये जो करंट अफेयर आता है, ये करंट अफेयर जाता है कौन से सब्जेक्ट से बताइए? हाँ 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 हाँ, यस यस, नो, they have the right to move the high court if they have been disqualified, and Rahul Gandhi also have that right. But Rahul Gandhi means the decision, the verdict that has been heard, that was from Supreme Court. Okay, so High Court is under the Supreme Court. It means Rahul Gandhi have to move to Supreme Court once again for that verdict only, है ना? So he has that right to move to Supreme Court directly. Yeah. Means are you asking the question about his membership or about the defamation case? Membership issue? Membership issue. Yes, he can move the High Court as well as Supreme Court also. He have both rights in that membership issues. But if he have some issues about that defamation law, then he have to move the Supreme Court directly, as the decision has been heard by that Supreme Court. Okay, thank you. यस, सो उसके बाद आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे एंड इम्पैक्ट ऑफ इक्वालिटी। अब यहाँ पे एक मॉनेटरी पॉलिसी आई, और आपको ये पता ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात की जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी ये कौन से GS से आएगा, तो ये GS3 में आता है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स जो है वो GS3 में आपको देखने मिलता है। अब सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी से है, और ये जो करंट अफेयर लिया है इसका सोर्स जो है वो इंडियन एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस से ये करंट अफेयर लिया गया है। अब सबसे पहले यहाँ ये देखा गया कि ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर्स, देखिए कंटेक्स्ट क्या है ये सबसे पहले देख लेते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर्स द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, MPC जिसको कहा जाता है, विल डेलिबरेट वेदर इंटरेस्ट रेट्स शुड बी हाइक्ड फर्दर और नॉट। तो इशू किस चीज़ को लेके है, तो इंटरेस्ट रेट को लेके है। अब ये तो आपको दोनों पता ही है कि GS3 से है और इंडियन एक्सप्रेस से लिया है मैंने, तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इशू किस चीज़ से रिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को हाइक करने से लेके है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए या नहीं, ये इशू को लेके कोई तो भी एक, अभी हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सोच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट टू डू, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये सोच रही है। फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ RBI, कंपोजिशन 6 मेंबर्स है, 3 गवर्नमेंट और 3 RBI इंक्लूडिंग गवर्नर, है ना। 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स है और 3 RBI के जो भी गवर्नर और जो मेंबर्स है वो यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं। ऐसा एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। चलिए एक एक चीज़ें सब कुछ पढ़ते हैं। बैकग्राउंड, सिंस मई लास्ट ईयर, है ना, हम अगर मई की बात करें तब से RBI जो होता है हैज़ बिन राइजिंग द रेपो रेट। अब रेपो रेट और ये सब क्या होता है, उसके लिए आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो और आपको इकोनॉमिक्स में रेपो रेट पता भी चल जाता है। अब रेपो रेट जो होगा इसको बढ़ाया जाए या नहीं, ये रेपो रेट क्या होता है इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे ही, बट रेपो रेट, अब रेपो रेट अगर, ये तो करंट अफेयर की चीज़ें हैं, हो सके तो आप लोग रेपो रेट के बारे में पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट आया तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं यहाँ पे हूँ ही। रेपो रेट जो होता है ये बढ़ाया जाए या नहीं ये बताया जा रहा है। यानी रेपो रेट का एक सिंपल आपको डेफिनेशन बता देता हूँ मैं, एक सिंपल। बैंक जो होता है, RBI जो होता है, RBI लेंड करता है। RBI क्या करता है, फॉर एग्जांपल किसी भी जो बैंक है उसको अगर पैसे लगते हैं तो RBI किसी को पैसे दे सकता है। ठीक है, अगर RBI पैसे दे रहा है तो वो किस रेट से पैसे देगा। फॉर एग्जांपल आई एम RBI एंड यू आर दैट, कोई एक बैंक SBI या फिर कोई भी आप बैंक ले लो, ICICI। अब आपके पास पैसे नहीं, आप मेरे पास पैसे मांगने हैं, तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ले रहा है उसको रेपो रेट कहा जाएगा। ये एक सिंपल से डेफिनेशन है रेपो रेट की। अब ये बढ़ाया जाए या नहीं, ये सबसे पहली बात है। अगर बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक को मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो वहाँ बैंक भी
अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, बराबर। जो कस्टमर्स को वो दे रही है लोन उसका वो इंटरेस्ट बढ़ाएगी, क्योंकि उसको मुझे ज़्यादा पे करना है। ये पूरा एक सीन क्लियर हुआ आपको जो मैंने बताया, समझ रहे ना? ठीक है, हाँ, है ना। देखो मैंने जैसे आपको बताया, आप एक बैंक हो, मैं आरबीआई, आप मेरे पास पैसे मांगने हैं उधार, मैंने आपको पैसे दे दिए, और जो इंटरेस्ट रेट मैं आपसे ले रहा हूं उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट। ठीक है, अब रेपो रेट अगर मैं बढ़ा देता हूं तो आप लोगों को मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी आईसीआईसीआई मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देगी। अगर आईसीआईसीआई मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही तो आईसीआईसीआई अपने कस्टमर्स से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी कि नहीं? खुद सोचिए, है ना, लेगी। यानी अगर रेपो रेट बढ़ा दिए जाए तो फिर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी। तो एग्जिस्टिंग ईएमआई जो है, जैसे होम के, कार, बिजनेस लोन्स हैव बीन गोइंग अप, ये सब आगे आगे जाएंगे जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता चलता है ना। जस्ट अ मिनट, शायद कोई ज्वाइन कर रहा है कि मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, तो एक और याद रखिएगा, एट प्रेजेंट रेपो रेट कितना है ये आपको थोड़ा सा देख के रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से अच्छा होगा कि बुरा होगा। आपको क्या लगता है अच्छा क्या होगा? सबसे पहले कंटेन इन्फ्लेशन, ईएमआई अगर ज़्यादा आने लगा, अब ये अच्छे से समझिएगा, इकोनॉमिक्स का पार्ट है इसलिए अच्छे से समझने की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले अब आप, सूरज की तो आवाज़ आ गई कि रेपो रेट क्या है, उनको क्लियर हुआ। बाकी लोगों को रेपो रेट क्या है ये क्लियर है? यस, ओके। नेहा जी तो वैसे बैंक में काम कर चुके हैं तो उनको तो पता ही है रेपो रेट। और आदर्श जी आपको? हाँ, रेपो रेट। ठीक है, अब देखिए रेपो रेट बढ़ाने से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात चलेगी। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हम कहेंगे कि हायर ईएमआई जब बढ़ेंगे तो लोग जो होंगे, ईएमआई जब बढ़ेगा तो वुड डिसुएड इनफ पीपल फ्रॉम बोरोइंग मनी टू फंड फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी वही है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आप लोग खुद बताइए, आप लोग लोन लेंगे बैंक से कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, है ना। अगर आज फॉर एग्जांपल आज अगर 10% इंटरेस्ट रेट है, कल अगर 15% हो गया तो कम लोग बोरो करेंगे। लोग बोलेंगे भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, कम हो गया तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे। यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, हाइक कर लिया गया, तो लोग जो होते हैं वो बोरोइंग कम करेंगे। बोरोइंग कम करने से जो डिमांड फॉर मनी है उसमें स्लो डाउन हो जाएगा, वो धीरे हो जाएगा। अब डिमांड मनी का कम हो जाएगा और इस कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि कम होगा? महंगाई बढ़ेगी कि कम होगी? लोगों के पास पैसा कम है, कम पैसा है तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे क्या? कम खरीदेंगे, और जब कम खरीदेंगे तो जो चीजें उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने के कारण महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर हुआ ये जो मैंने बोला पहले? क्लियर दोनों को भी? यस। ठीक है, तो सबसे फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाए तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि लोग बोरो कम करेंगे। जब लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे, और जब ज़्यादा चीज़ें लोग खरीद नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या होगा? मेनली कि चीज़ों के जो रेट्स है वो डाउन हो जाएंगे, यानी इन्फ्लेशन जो होगा, इन्फ्लेशन ब्रिंग डाउन, सो इट विल ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन। ऐसा इकोनॉमी होता है। हम जब इकोनॉमी पढ़ेंगे ना आगे तो आपको ये सब चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी और मज़ा आएगी पढ़ने में। इकोनॉमी पढ़ने में बहुत मज़ा आती है कि पैसा बैंक ने ज़्यादा देना चाहिए, कम देना चाहिए। वैसे मैंने ऑनलाइन पे कुछ बैचेस ली थी, कुछ लोग हैं जो करंट अफेयर्स में, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इकोनॉमी की मैंने कुछ बैचेस ली है पहले भी, तो ये सब चीज़ें हैं। अब दूसरी बात, ये तो अच्छा हो गया कि भाई ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन, ये तो प्रोज हो गए, बहुत अच्छी बात है कि भाई इन्फ्लेशन कम हो रहा है। दूसरी बात अब क्या होगी कि हाइक पर से कैन नॉट इंप्रूव द सप्लाई ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए क्या होगा, अब जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं चीज़ों की, जैसे सपोज 10 कार अवेलेबल थी, पहले खरीदने वाले 100 लोग थे तो 10 कार के रेट्स बढ़ चुके थे। अब 10 कार मार्केट में है बट खरीदने वाले लोग 5 ही है, तो कार वाले को तो सस्ते में बेचना पड़ेगा कार, तभी ये 5 लोग खरीदेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं खरीदेगा। आप ये चीज़ें समझ चुके, तो इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा, बट इन्फ्लेशन कम होने के कारण कौन सी ये है कि भैया सप्लाई कम होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ज़्यादा बनेगी ही नहीं गुड्स, और सर्विसेज भी नहीं बनेगी। अब आप खुद सोचो, खरीदने वाले 5 लोग हैं, कार 10 अवेलेबल है, कार बनाने वाला और कार बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, है ना। नहीं बनाएगा तो क्या होगा? सप्लाई जो होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज का कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। क्लियर यहां तक भी?
क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं सबको? बताते चलेंगे, है ना? हाँ, यस, है ना? यानी कॉन्स क्या है? सप्लाई कम होगा। अब सप्लाई कम होने के कारण क्या होगा, जल्दी सोच के बताइए। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी कि डाउन जाएगी? यस, सप्लाई बढ़ने के कारण क्या होगा? सप्लाई कम होने के कारण क्या होगा? जल्दी, फास्ट। कैन नॉट इंप्रूव द सप्लाई, इकोनॉमी गिर जाएगी। आप खुद सोचिए ना, आप खुद कार बनाने वाली कंपनी हो, आप लोग कार बनाना बंद कर दिए हो क्योंकि लोगों की डिमांड ही नहीं है, तो कार इंडिया में बन ही नहीं रही है, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसी होगी? कोई भी जब गुड्स नहीं बन रहे हैं, सर्विसेज नहीं बन रही है, तो इस कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि अब मैं लोगों को निकालना शुरू कर दूंगा अपने कंपनी से, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है एम्प्लॉयज की। ठीक है, तो इस कारण क्या होगा? इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, इकोनॉमी जो होगी ये नीचे आ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यू जो है ये सामने आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर दोनों चीजें? इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता चलता है। तो ये चीज़ें ठीक है या नहीं आप खुद सोच सकते हो। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कहीं पे खराब है तो कहीं पे अच्छा है। महंगाई कम होगी बट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, महंगाई कम होगी बट इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, महंगाई कम होगी बट सप्लाई जो है ये कम होते जाएगा। यही सब चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता चलती है। तो ब्रिंगिंग इंटरेस्ट रेट रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज ये भी कहा जा सकता है। अब देखिए क्या है, अब हम ये भी कहेंगे कि इनइक्वालिटी कैसे बढ़ेगी, ये एक आपको बता देता हूं। ठीक है, डज ब्रिंगिंग इंटरेस्ट रेट डाउन रिड्यूस, हम कहेंगे इंटरेस्ट रेट को अगर कम किया जाए तो इनइक्वालिटीज कम होगी क्या? अब ये अगला सवाल है। तो 2008 की एक फाइनेंस, हाँ, यस, हाँ, है ना? तो हम यही अब देखते हैं कि क्या होगा। यस, जैसे आप लोगों ने कहा, अब फिर से हम इस पे देखते हैं अब क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी है। क्लियर होने के बाद हम आगे आते हैं। फ्रॉम 2008 एक ग्लोबल रिपोर्ट आती है, ग्लोबल रिपोर्ट आती है 2008 में, है ना? ये जो ग्लोबल रिपोर्ट नहीं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था 2008 में। आपको पता है कि बहुत सारे हम कहेंगे कि जो कंपनी उससे लोगों को निकाला भी गया था। इसको हम मंदी कहते थे, मंदी ये वर्ड सबने सुना है, रिसेशन, है ना? तो ये रिसेशन 2008 से शुरू हुआ और अब रशिया यूक्रेन के कारण भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे जा रहे हैं। तो लो इंटरेस्ट रेट जो होता है उस कारण इकोनॉमी में एडिशनल मनी डालने पड़ेंगे। अब एडिशनल मनी डालेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे। देखो भाई, अब सिंपल सी बात बताता हूँ, इंटरेस्ट रेट जो है ये कम है। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो फिर मार्केट में पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? इंटरेस्ट रेट कम है, बढ़ेगा, क्योंकि सभी लोग बोरो करना शुरू कर देंगे और बढ़ने के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा बढ़ गया है। तो लोगों की क्या बढ़ गई है? डिमांड, है ना? डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने के कारण इकोनॉमी में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है, जिस कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। तो यही सब हुआ है कि इसको कहा जाता है लूज मॉनेटरी पॉलिसी। लूज मॉनेटरी पॉलिसी, लूज मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट रेट क्या किए जाएंगे? बढ़ाए जाएंगे कि कम किए जाएंगे? लूज में कम किए जाएंगे, है ना? लो इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। इसी को लूज मॉनेटरी पॉलिसी या फिर इसी को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी या फिर लूज मॉनेटरी पॉलिसी ये आपको एक देखने मिलती है। ओके, सिंपल सी बात है, एक बहुत सिंपल है। बट लो इंटरेस्ट रेट के कारण इकोनॉमिक इक्वालिटी जो होगी ये भी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आएगा, कुछ लोगों के पास कम पैसा आएगा, है ना? जब इंटरेस्ट रेट लो रहेंगे तो हम यही कहेंगे कि जितने भी जो सेविंग करने वाले उनको कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात हम यही कहेंगे कि स्टॉक मार्केट्स में जो होगा वो बहुत सारी जो वेल्थ है वो स्टॉक मार्केट में जाने लगेगी। स्टॉक्स जो होते हैं वो किसके पास होते हैं? गरीब स्टॉक या फिर शेयर मार्केट में खेलता है कि रिच व्यक्ति खेलता है? शेयर मार्केट्स में कौन खेलता है? रिच व्यक्ति, है ना? यानी गरीब और गरीब होते जाएगा
रिच लोग बहुत लोन लेते हैं, आपको तो पता है, रिच लोग बहुत लोन उठाना शुरू कर देंगे। अब लोन लेते वक्त भी भाई आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है सिक्योरिटी करके। रिच लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें गिरवी रखने के लिए, मॉर्गेज करने के लिए ज़्यादा चीज़ें लोन में लेंगे, और गरीब जो है गरीब होते जाएगा। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कम किए जाए तो गरीब और गरीब होगा, रिच और रिच होगा। इस कारण हम कहेंगे कि इकोनॉमी में इनइक्वालिटी जो है, इंटरेस्ट रेट कम करने के कारण, इंटरेस्ट रेट अगर डाउन कर दिए गए तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी कि कम होगी? यस, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। यस, बढ़ेगी, क्योंकि रिच लोगों के पास ज़्यादा पैसे आने लगेंगे और ज़्यादा बोरो करने लगेंगे, है ना। तो यही सब चीज़ें, इसलिए देखिए एकदम आरबीआई कम भी नहीं कर सकता ना। तो यही है कि कम करने से इनइक्वालिटी बढ़ती है, ये आपको पता चला। अब हम कहेंगे व्हाट शुड बी डन गिवन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बोथ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इक्वालिटी। अब करना क्या चाहिए? अब हम यही कहेंगे कि सबसे पहले हम कहेंगे कि थोड़ा सा इकोनॉमी में चेंजेस करने होते हैं। जैसे हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन की तरफ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की तरफ ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, या फिर डेमोग्राफिक ट्रेंड, सब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कहाँ क्या चीज़ें की ज़रूरत है। प्रॉपरली मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना होगा हमें, है ना। यही है कि इन्फ्लेशन लो एंड स्टेबल, ये हमें देखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो बट स्टेबिलिटी के साथ रहे, यानी थोड़ा स्टेबल रहे, ये भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। इसलिए आपको यहाँ के करंट अफेयर्स में ये पता चलता है इस इशू में कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा इनइक्वालिटी पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पुरानी अभी नई जो बात देखी गई है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए कि नहीं, ये इसके ऊपर का इशू है। तो इंटरेस्ट रेट कम करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर डाउन कर दिए गए तो इनइक्वालिटी बढ़ती है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है आरबीआई की, वो एकदम से इंटरेस्ट रेट को डाउन नहीं कर सकती। यहां तक की चीजें आपको पता चली। तो यहां जो टाइटल लिखा है मॉनेटरी पॉलिसीज इंपैक्ट ऑन इनइक्वालिटी, ये क्लियर हुआ आपको सबको? यस यस, ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे की चीज़ें और भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे का कारण देखिए, मेंस का एक क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ने के लिए वैसे आपको तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि ये करना होगा, क्या कहते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमी की भी स्टडी करनी होगी। आगे जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो आपकी ये चीज़ें क्लियर होती है। अभी तो हमने करंट अफेयर से रिलेटेड जो इशू था उसको क्लियर किया, और उसके साथ साथ रेपो रेट को भी थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की, इम्पैक्ट भी देखने की कोशिश की क्या हो सकता है इनइक्वालिटी पे। अगला आपका है यूएन, यूनाइटेड नेशन टू अलाउ डीप सी माइनिंग। अब यहाँ पे एक नई चीज आई है, यूनाइटेड नेशन अलाउ कर रहा है डीप सी माइनिंग, यानी समुद्र के डेप्थ में जाके माइनिंग करना और कुछ रिसोर्सेस को ढूंढ के निकालना। डीप सी माइनिंग कहा जाता है इसे, ठीक है। तो यूएन ये जो है टू अलाउ डीप सी माइनिंग। अब ये जीएस पेपर में कहाँ कहाँ आ सकता है? एक तो यूनाइटेड नेशन की बात करें तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण जीएस पेपर 2 का भी पार्ट है, और दूसरी बात ये एनवायरमेंट के कारण जीएस पेपर 3 का भी पार्ट है, ठीक है। एनवायरमेंट में आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा, दोनों जगह ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो सोर्स हमने लिया है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ थी जिसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये न्यूज़ में रहेगी, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ISA कहा जाता है इसको, ठीक है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ISA। ये ज़्यादा समझने वाला नहीं है, ये थोड़ा फैक्चुअल है, और जैसे हमने पहले वाले देखे वो थोड़े समझने वाले थे, डिफेमेशन देखा या मॉनेटरी पॉलिसी देखा, समझने वाले थे। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है ISA, उसने ये डिसाइड किया है कि वो परमिट करेगा कुछ कंपनीज को कि हाँ, वो परमिट एप्लीकेशन फ्रॉम कंपनी टू वांट माइनिंग इन द ओशन फ्लोर। अब सपोज कोई ओशन है, कुछ कंपनी जो है वो माइनिंग कर रही है, होगी कोई कंपनी, कोई एक्सट्रैक्ट करती होगी कोई रिसोर्सेस ओशन फ्लोर में से। अब ये अलाउ कर रहा है, ऐसा कहा जाता है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो होगी ये अलाउ करेगी कि भाई आप ओशन के अंदर जाके भी माइनिंग कर सकते हो और चीज़ों को निकाल सकते हो ओशन फ्लोर से, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड की अगर बात करें तो डीप सी माइनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। डीप सी माइनिंग यानी सी के डेप्थ में जाके, डीप सी माइनिंग, सी के डेप्थ में जाके माइनिंग करना, इसको कहा जाता है डेप्थ सी माइनिंग। लगभग 600 फीट, 600 फीट डीप पे जाके
आप क्या कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, इसको कहा जाता है डीप सी माइनिंग। अब लोकेशन देखिए इसकी क्या क्या है, जो लोकेशन होती है इस पे क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये वो जगह है जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक ओशन, नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक ओशन ये एक हो गया। दूसरी अगर बात करूं तो साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तीसरी अगर बात करूं तो नॉर्दर्न इंडियन ओशन, नॉर्दर्न इंडियन ओशन। ये तीनों भी चीज़ें न्यूज़ में रहेगी। अब यहाँ पे देखिए कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड अंडर यूएन क्लॉज, यूएन क्लॉज जो होता है इसकी अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म आपको ढूंढना है। इसका फुल फॉर्म आज का आपका टास्क दे रहा हूँ, यूएन क्लॉज का फुल फॉर्म ढूंढिएगा। यूएन का तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन। अब CLOS क्या होता है ये आपको ढूंढना है, ठीक है। ओशन, सी, ये सब तो आपको पता ही चल रहा है ना। तो ठीक है, कुछ कुछ आपको इसमें से निकल के आ रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है, बट ये इसीलिए आपको देखने को बोल रहा हूँ कि लगे हाथ आप ये देखने के बाद इसके बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ भी लोगे। ये है। अब सबसे पहले यहाँ कहा जाता है कि मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो सभी के लिए हैं। मिनरल रिसोर्सेज मेरे अकेले के नहीं है, वो पूरे सभी लोगों के जो इस दुनिया में रहते हैं उन सभी के हैं। तो इट कंटेस्ट मोस्ट ऑफ द सेम मिनरल्स भी वहाँ पर आपको देखने मिलते हैं, जो लैंड में मिलते हैं वो आपको वहाँ भी कुछ देखने मिलते हैं। तो उसके लिए ओशन में जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट जो चीज़ें नहीं मिलती उसके लिए आपको ओशन में जाना पड़ेगा। तो हम सबके कॉमन रिसोर्सेस है, हम सबके लिए है, ऐसा यूएन क्लॉज कहा जाता है। अब नीड फॉर अंडर सी माइनिंग, क्या जरूरत है भाई कि हम अंडर सी माइनिंग करें, क्या जरूरत है कि हम इतना नीचे जाके माइनिंग करें। अब हम कहेंगे कुछ बैटरी मटेरियल्स। अब डीप सी माइनिंग क्यों की जा रही है, कुछ बैटरी मटेरियल्स की जरूरत है जो आपको नीचे मिल रहे हैं। हम कहेंगे बैटरी मटेरियल जैसे कोबाल्ट हो गया, या फिर कॉपर हो गया, निकल हो गया, मैंगनीज हो गया, या पोटैटो साइज रॉक हो गया, जिसको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहा जाता है। ये जितनी भी चीज़ें स्क्रीन पे लिखी दिख रही है ये पूरी, ये आपको मिलती है 4 से 6 किलोमीटर डीप में, 4 to 6 किलोमीटर डेप्थ में आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं मिनरल बैटरी मिनरल मटेरियल, जैसे मैंने आपको बोला कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, मैंगनीज हो गया, या फिर पोटैटो साइज्ड कोई रॉक्स हो गए जिसको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कहा जाता है, ये पूरे के पूरे आपको 4 से 6 किलोमीटर डेप्थ में आपको मिलते हैं। तो विद इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स यानी आने वाले 20 सालों की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि IEA जो होता है ये प्रेडिक्ट कर रहा है एक चीज़ें, वो ये रहेगी कि यानी हम यही कहेंगे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है ना, रिन्यूएबल एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और 40% डिमांड जो है कॉपर की वो बढ़ेगी, 60 to 70% कोबाल्ट की बढ़ेगी, निकल की 90% ज़रूरत पड़ेगी लिथियम बनाने के लिए, यानी अपन कहेंगे कि पूरे के पूरे बैटरी मटेरियल। तो आने वाले 20 साल में इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अब इतनी ज़रूरत है तो कहाँ से लाएंगे, लैंड पर तो अवेलेबल है नहीं, नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए ये समुद्र में जाके फिर माइनिंग कर रहे हैं, इसीलिए ये अलाउ किया गया है कि आप माइनिंग कर सकते हो समुद्र में जाके। अब कंसर्न क्या है, 28 सेशन हुआ था ISA का। ISA जो होता है वो है ना, तो ISA का एक सेशन हुआ था जो जमाइका में हुआ था। वहाँ पे काफ़ी सारे कंट्री ने ये बोला कि इंडस्ट्रियल इस पे क्या करना चाहिए, डीप सी माइनिंग पर रेस्ट्रिक्शन डालना चाहिए, ऐसे 28 सेशन में कहा गया। 28 सेशन कहता है कि डीप सी माइनिंग पे कुछ रेस्ट्रिक्शन डालिए, ऐसे किसी को भी कितना भी ऐसा अलाउ मत कीजिए, इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, इस पे कुछ हम कहेंगे कि कुछ एक तरह से यानी कुछ लागू होने चाहिए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, यही इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, अदरवाइज सब कुछ अगर ख़राब हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, सब कुछ ख़राब होने से कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ ये देखेंगे। अब यहाँ जो लिखा है वो देखते हैं। कंसर्न्स देखिए, माइनिंग कोड इज मिसिंग, सबसे पहली बात है। 36 मेंबर काउंसिल जो होते हैं इज अनसर्टेन अबाउट प्रोसेस, इट शुड अडॉप्ट रिव्यूइंग एप्लीकेशन फॉर माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। तो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। देखिए, अब जैसा जो इंडस्ट्रीज काम कर रही है उनके पास अपने माइनिंग करने के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि भैया आप इतने टाइम तक माइनिंग कीजिए, उन्होंने एप्लीकेशन दिए हुए हैं, है ना। तो उसके लिए एक प्रोसेस होनी चाहिए कि भाई क्या कॉन्ट्रैक्ट किसको कैसे मिलेंगे, तो एक कोड होना चाहिए ना, एक लॉ होना चाहिए। माइनिंग को लेके भी ऐसा कहा गया है। दूसरा, राइजिंग जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। कंपटीशन की बात करें तो हर जगह कंपटीशन लगी हुई है कि भाई कौन जल्दी आगे बढ़ेगा। इस कारण ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को कहीं ना कहीं दबाने की और वो सुपेरियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण बहुत माइनिंग होने वाली है। तो ये कंपटीशन
तो है ही हमारे पूरे अर्थ पे, और डैमेजिंग रिपरकशंस फॉर द एनवायरमेंट, और इस कारण हम कहेंगे एनवायरमेंट का लॉस होगा ही। अगर आप समुद्र में जाके माइनिंग करते हो, डीप सी माइनिंग, तो आपको क्या लगता है क्या क्या प्रॉब्लम जा सकते हैं डीप सी माइनिंग से? सोचिए और बताइए मुझे, क्या लगता है आपको डीप सी माइनिंग से क्या प्रॉब्लम जा सकते हैं हमारे एनवायरमेंट को? यस, बिल्कुल, इकोसिस्टम बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। जो एनिमल्स, जो भी हम स्पीसीज़ हैं समुद्र के अंदर, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगा इकोसिस्टम। यस, और यस, वहाँ के रिसोर्सेज जो है कम होते जाएंगे, और आने वाले जो भी जनरेशन है उनके लिए वो अवेलेबल भी नहीं रहेंगे। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है आपने बताई है ना। तो ये सब डैमेज कर जाएगा, है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसा ना हो। अब हम कहेंगे चिली जो है, फ्रांस जो है, या पलाऊ जो है, और फीजी है, अमंग अदर नेशन हैव कॉल्ड फॉर ग्लोबल मोरेटोरियम फॉर द प्रैक्टिस साइटिंग एनवायरमेंट कंसर्न्स एंड लैक ऑफ सफिशिएंट साइंटिफिक डेटा। उन्होंने यही बोला कि भाई कुछ काम कीजिए इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि भाई आप सबको अलाउ कर रहे हैं जो भी कर रहे हो। तो हम कहेंगे इन रिजोल्यूशन 122 IUCN ने ये बोला है डीप सी माइनिंग इज परमिटेड टू ऑकर। देखिए बहुत अच्छी बात बोली IUCN ने, है ना, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो होगा, यूनिक इकोसिस्टम खराब होते जाएगा, जैसे अभी आपने बताया। सेम चीज़ें, ओशन इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं खराब होते जाएगा, और ह्यूमैनिटी के लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा कि हम डीप सी माइनिंग कर रहे हैं, तो इसको पूरी तरह से अलाउ नहीं करना चाहिए, यही यहाँ पे कहा गया है। तो हम यही कहेंगे प्रोज जो है वो ये है कि सबसे पहले अच्छी चीज़ें क्या है। अब आपने देखा कि यहाँ से क्या क्या बुरा हो सकता है ना, ये कंसर्न्स है। अब अच्छा क्या हो सकता है? अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि क्लीन एनर्जी हमें मिलेगी, क्योंकि देखिए बैटरी का यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम कहेंगे कि हमें क्लीन एनर्जी मिलेगी एक तरह से। लिथियम, हम कहेंगे कॉपर, इन सब का यूज़ करके हम कहीं ना कहीं एनर्जी जो यूज़ कर रहे हैं आज, अगर हम पोल्यूशन कर रहे हैं उस एनर्जी को बनाने के लिए, तो आपको वो बैटरी मटेरियल्स के थ्रू मिल जाएगा, जिससे पोल्यूशन जैसी चीज़ें भी कम हो सकती है, क्लीन एनर्जी हमें मिलेगी। और दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, यानी हम कहेंगे कि हम helps nation reduce their dependence on China for imports of rare earths and avoid supply squeeze, है ना। तो यही है कि हम आजकल देखेंगे ना, आजकल कितनी तो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों के लेके हम चाइना पे डिपेंड है ना। चाइना पे डिपेंड है कि भाई चाइना क्या करेगा क्या नहीं, बट अगर देखा गया तो चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि हम सबके पास माइनिंग करने के बाद कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो डीप सी माइनिंग जो होती है कहीं ना कहीं काम कर रही है, यानी अच्छी भी होगी और बुरी भी होगी। एनवायरमेंट के लिए खराब होगी, यानी एनवायरमेंट के लिए नहीं, इकोसिस्टम के लिए खराब होगी, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी कर जाएगी, ठीक है। तो डीप ओशन मिशन जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज भी चला रही है इंडिया की अगर बात करें तो। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे मेन है कि ISA जो होता है, इट इज़ जमाइकन बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ISA के बारे में थोड़ी सी चीज़ें अगर बता दूँ तो यही है। और आपको मैं एक ये बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको डीप ओशन मिशन जो है इसको पढ़ के आना है। आज आपका टास्क है डीप ओशन मिशन पढ़ना, ठीक है। तो जमाइकन बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको ISA कहा जाता है। ISA न्यूज़ में रही इसलिए आपको बता रहा हूँ, और UNCLOS के अंडर इसे बनाया गया था, ठीक है। तो ये होता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया डीप सी माइनिंग। और डीप सी माइनिंग को अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप खुद इसके जानकार हो और आप खुद बता पा रहे हो कि इसे अलाउ करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ इसे हमने अलाउ करना चाहिए। ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम जो पढ़ेंगे वो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और थोड़ा जितना होता है हम आधे पढ़ के फिर यहाँ पे रुकेंगे। तो जितने हो सकते हैं हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और कुछ करंट अफेयर्स आपको भी पढ़ने हैं, कुछ करंट अफेयर्स आपको भी वर्क देने वाला हूँ मैं आज। ज़्यादातर जो करंट अफेयर्स होते हैं हम कहेंगे कि प्री वाले, वो वैसे तो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है, और मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए। तो मेंस वाले तो मैं आपको कवर करा के ही दे रहा हूँ, प्री वाले भी करा के दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर सुना होगा सबने, प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? यस, प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चलाया गया था? उसको बढ़ाने के लिए। यस, वेरी गुड। टाइगर की पॉपुलेशन जो कम हो रही थी उसको रोकने के लिए, उसको एक तरह से इंक्रीज करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। ये जो है ये GS3 के सिलेबस में आपको आता है, और GS3 में ये एनवायरमेंट में आता है।
एनवायरमेंट में आने के साथ साथ इसका जो सोर्स है वो द प्रिंट है, द प्रिंट से लिया हुआ है ये करंट अफेयर जिसको कहा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर ने हम कहेंगे कि 50 साल पूरे किए हैं, 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर पूरे किए गए हैं 9 अप्रैल को, इसीलिए ये करंट अफेयर में रहा है ना, यानी किए हैं यानी करेगा। ठीक है, तो मैसूरू में जो कि हम कहेंगे कि कर्नाटक में वहाँ इवेंट रखा जा रहा है, तो 50 ईयर्स कंप्लीट करने वाला है, 50th ईयर चल रहा है, ये कंप्लीट करेगा कब, तो 9 अप्रैल को। अभी आज कौन सा अप्रैल है, 6 अप्रैल है ना आज, 6 अप्रैल, यानी हम कहेंगे कि और फिर भी 2 से 3 दिन में, तो 3 दिन का इवेंट मैसूरू में चलाया जा रहा है, इसीलिए आपको ये करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ये बनाया कब गया था, ये 1 अप्रैल को, ऐसा कहा गया है कि 9 अप्रैल को ये शुरू किया जाता है। इसका इनिशिएट किया गया था 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, बट ऐसा कहा जाता है कि वो पूरी तरह से 9 अप्रैल को शुरू हुआ था, तो 9 अप्रैल को एक इवेंट रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि तब वो पूरे करेगा, बट हम कहेंगे कि पूरे तो वो 1 अप्रैल को ही कर लेगा, बट 9 अप्रैल से एक इवेंट होने वाला है, 50 ईयर का कंप्लीट होने के 3 दिन तक ये इवेंट चलेगा। एस्टेब्लिशमेंट जब है, इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को, वो 1 अप्रैल 1973 को बनाया गया था, और जगह का नाम याद रखेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड नाम के स्टेट में आपको देखने मिलता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अच्छे से याद रखेगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है। सबसे मेन यही है कि ये लाया क्यों गया था प्रोजेक्ट टाइगर, तो आपको तो पता ही है कि टू एंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, जैसे आपने बताया कि जितनी बची है उसको मेंटेन करना, और दूसरी बात हम कहेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है उसको कहीं ना कहीं बना के रखना, यानी यही है कि टाइगर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, टाइगर अगर नहीं रहेगा तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होने के कारण क्या होता है, इसको कौन चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है ना। एक बार चेक करेंगे सबके माइक ऑफ है क्या ना, तो थोड़ा सा चेक कर लेंगे। हाँ, उसके बाद हम कहेंगे कि चला कौन रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चला रही है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर ये चल रहा है ये भी याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये चलाया जा रहा है, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है ना। और ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर ये भी याद रखिएगा। इसके लिए जो अथॉरिटी बनाई गई है वो नेशनल टाइगर अथॉरिटी है, जिसको NTCA, नेशनल, हाँ NTCA कहा जाता है। ठीक है, तो नेशनल ये जो है टाइगर है ना, यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं, या फिर टाइगर टास्क फोर्स भी इसके लिए बनाया गया। इसका हम कहेंगे कि कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये कहाँ पे है, तो ये है न्यू दिल्ली में। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2005 में, और ये आपको न्यू दिल्ली में देखने मिलती है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। NTCA के मेंबर्स कौन कौन होते हैं ये भी बता देता हूँ। इन सब पे अभी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, हर चीज़ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। NTCA की एस्टैब्लिशमेंट मैंने आपको बताई। NTCA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी याद रखेगा। स्टैट्यूटरी का मीनिंग जो बाय लॉ पास करके बनाया गया उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। NTCA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ पास करके इसको बनाया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि किसने ये रिकमेंड किया था, तो रिकमेंडेड बाय NTCA होनी चाहिए। इसको रिकमेंड करने वाला जो था वो नेशनल टाइगर टास्क फोर्स था, जिसको TTF कहा जाता है, टाइगर टास्क फोर्स। इन्होंने ये बोला था कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए जो स्पेशली टाइगर्स के लिए काम करेगी। और ये किस लॉ के अंडर बनाया गया था, इसके लिए जो लॉ था वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर का है, तो वो है 1972 का। इतनी चीज़ें याद रखिएगा, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके अंडर से बनाया जाता है। अब इसके मेंबर्स कौन कौन है NTCA के जो मेंबर्स आते हैं, उन मेंबर्स की अगर हम बात करें तो उसमें यूनियन मिनिस्टर आते हैं। कौन से मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर, यस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, हाँ यस, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके यूनियन मिनिस्टर आते हैं। 3 स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं, प्लस सेकेंड 3 स्टेट मिनिस्टर्स। इसी मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं, यूनियन के नीचे के मिनिस्टर्स होते हैं, ये भी इसमें आते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये चेयरमैन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होगा, स्टेट मिनिस्टर, ये होगा इसका वाइस चेयरमैन।
ठीक है, वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इसमें, 3 MPs, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें होते हैं और सेक्रेटरी होते हैं जो IAS, ये हम कहेंगे IFS के आसपास होंगे, IFS की पोस्ट रहेगी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, तो सेक्रेटरी होंगे MOEFCC के, यानी ये रहेंगे IFS। ठीक है, तो इनका काम यही है कि भैया टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाना जो स्टेट गवर्नमेंट बताती है और टाइगर को कैसे कंजर्व करना ये बताना। इसमें कितने स्टेट्स कवर होते हैं, तो इसमें हम कहेंगे प्रोजेक्ट टाइगर में टोटल 18 स्टेट्स कवर किए जा रहे हैं, 18 स्टेट्स कवर हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। और 54 टाइगर रिजर्व्स इसमें कवर होते हैं, 54 टाइगर रिजर्व्स। ये पूरे जो है ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे रिसेंट वाले जो है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में, ये लेटेस्ट वाले। तो 18 स्टेट्स कवर हो रहे हैं इंडिया के और 54 टाइगर रिजर्व्स कवर किए जा रहे हैं टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में, और इनका कंजर्वेशन किया जाएगा। टाइगर की अगर बात करें तो टाइगर का एक यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक पिक्चर भी मिला था, है ना, तो वो भी आपको आपके नोट्स में रहेगा ही, तो आप उसको देख लीजिएगा थोड़ा। बट यहाँ पे मैं यही बता देता हूँ इनके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। अचीवमेंट्स यही है कि पॉपुलेशन को बढ़ा दिया गया। पॉपुलेशन कितनी बड़ी देखिए, जो टाइगर थे 1827 और में फ्रॉम 1827 थे, 1827 टाइगर्स थे, कब 1970s में। अब इसको हमने बढ़ा के 2967 किया है, यानी 30% पॉपुलेशन टाइगर की बढ़ी है पिछले 8 साल में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 9 टाइगर रिजर्व जो होते हैं वो यहाँ पे बना दिए गए हैं, है ना। 1970s में कितने थे, 9 टाइगर रिजर्व्स थे सिर्फ, अब 54 टाइगर रिजर्व्स है। आपको पता होगा कि आपके भी आसपास कई सारे टाइगर रिजर्व्स होंगे, आपको बस देखना है कि कहाँ पे टाइगर रिजर्व। फिलहाल 54 टाइगर रिजर्व है और ऐसे 18 स्टेट्स है जहाँ पे टाइगर देखने मिलते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता चलता है। अब यहाँ पे T/2 भी चलाया गया है ना। T/2 यानी टाइगर की पॉपुलेशन कितने से बढ़ानी है, इंटू 2 से, यानी डबल करनी है। ये यहाँ पे पता चला है, 2022 में ऐसा चलाया गया था कि हम डबल करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ अदर एनिमल्स भी इसमें होती है, यानी हंटिंग को बैन कर दिया गया टाइगर्स को बचाने के लिए। ठीक है, दूसरा ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। अब देखिए, हंटिंग को बैन कर दिया जाता है टू सेव टाइगर्स, द पॉपुलेशन ऑफ मेनी अदर एनिमल्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अब बाकी जानवरों की हंटिंग रोकने से टाइगर की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, आपको पता ही होगा कैसे बढ़ेगी। यस, बाकी जानवरों की हंटिंग रोकने से, यस, बिल्कुल बिल्कुल बराबर, टाइगर्स को फुल सिक्योरिटी मिलेगी, टाइगर्स के लिए खाना अवेलेबल होगा, क्योंकि अगर उनके पास खाना नहीं होगा तो वो मरने लगेंगे, अगर खाना रहेगा तो वो बच जाएंगे। तो यही है, बिल्कुल आपने बराबर बोला। अगर बाकी एनिमल्स को भी अगर हम उनकी हंटिंग रोकते हैं तो टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल बढ़ेगी। यस, वेरी गुड। अब हम कहेंगे कि देखिए कि प्रोटेक्शन इसलिए बाकी एनिमल्स को भी दिया गया, और ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन की अगर बात करें तो अबाउट 3000 टाइगर्स है इंडिया में। हम कहेंगे मोर देन 70% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन देखने मिलती है। तो हमें ये तो इनके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, है ना। तो चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहला है पोचिंग। पोचिंग यानी कहा जाता है हंटिंग। हंटिंग सबसे बड़ा चैलेंज है, यानी हम यही कहेंगे कि भाई जब आप टाइगर यानी एनिमल्स की हंटिंग, टाइगर की हंटिंग करते हैं, इस कारण ही पॉपुलेशन कम हो रही है। दूसरा है FRA, जिसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कहा जाता है। इस कारण कुछ फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज है, उनको इस एक्ट के चलते उनको कुछ राइट्स मिले कि वो फॉरेस्ट में कुछ काम कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि वो फॉरेस्ट में वुड कटिंग कर सकते हैं, वो फॉरेस्ट में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये सब अलाउ किया गया था कुछ FRA 2006 के चलते, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा एडिक्वेट प्रोटेक्शन हम कहेंगे नहीं मिल रही है आउटसाइड टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व में तो आपको ठीक है, टाइगर्स को आप हाथ नहीं लगा सकते, बट टाइगर रिजर्व के बाहर क्या, अगर कोई टाइगर रिजर्व के बाहर आ जाता है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसको हंटिंग भी उसकी हो सकती है। दूसरा है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो एनिमल्स कभी इंसानों के शहर में घुस जाते हैं, जिस कारण हम कहेंगे कि इंसानों से खतरा होना या फिर जानवरों से इंसानों को खतरा होना, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और लोग जानवरों को मारते हैं जब वो इनके शहरों में आते हैं। तो यही है, इस कारण पॉपुलेशन बहुत सारी कम होते हुए हमें दिखती है। तो हम यही कहेंगे कि ये सब चीज़ें हैं जो हमें प्रोजेक्ट टाइगर के चलते करना चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं टाइगर की पॉपुलेशन जो होती है उसे कहीं ना कहीं ठीक करने की हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। ठीक है, हाँ, यस, हाँ, कोई कुछ पूछेगा। हाँ 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 हाँ,
तो हाँ, तो लोग मार सकते उसको। हाँ वही इशू है, हाँ वही इशू है, वही मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, क्योंकि कभी कभी टाइगर बाहर निकल जाता है और लोग बोलते हैं कि भाई हमारे गांव वालों को मार रहा था इसलिए हमने उसे मार दिया, अब कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, ऐसे सब प्रॉब्लम्स है ना। और टाइगर को खाना नहीं मिला तो वो शहरों में तो आएगा ही, और हमने उनका जंगल काट के वहाँ शहर बना दिया, तो भाई वो उसका एरिया है ना, हम यही कहेंगे कि वो उसका एरिया था जिसमें हम आ जाके बैठ गए, तो वो अपने एरिया में तो घूमते फिरते आएगा ही कोई भी टाइगर, तो वो यहाँ पे एंटर कर जाता है और हमें तकलीफ देता है क्योंकि भाई वो उसका एरिया था। ऐसे सब प्रॉब्लम्स है ना, ये आपको देख। टाइगर कहाँ, बिल्कुल मिलेगा गवर्नमेंट से कंपनसेशन, है ना, फॉरेस्ट जो भी मिनिस्ट्री है उनसे मिलेगा ही, ऐसा सब है। ओके, तो ये हमें देखने मिलता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इवैल्यूएट द वेरियस मेजर्स इनिशिएटेड टुवर्ड्स टाइगर, ये प्रोटेक्शन के लिए, एंड व्हाट आर द की लर्निंग्स फ्रॉम मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ अदर स्पीसीज, ये भी याद। तो ये एक हमारा कुछ क्वेश्चन देखने मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें जो करंट अफेयर कवर करने हैं वो आपको एक बता देता हूँ और फिर हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ये थोड़ा एथिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, बट एथिक्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो पढ़ने के पहले हम कूल रूफ पॉलिसी देख लेते हैं कि कूल रूफ पॉलिसी क्या है। वैसे देखा गया तो कूल रूफ पॉलिसी से ही आपके प्री के शुरू हो जाते हैं, तो हम मेंस का ये आखिरी वाला पढ़ लेते हैं, वो मैंने था शायद प्रीलिम्स में बाद में लिखा है, बट मेंस का वो पार्ट है, प्री का पार्ट है, प्री का हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लास्ट करंट अफेयर है ना, आपके पास 10 मिनट, आप लोगों के पास, यस 10 मिनट है आप सबके पास, हाँ तो 10 मिनट बस अपन थोड़ा सा उसको ख़त्म कर लेते हैं। एक आखिरी बचा अपना मेंस का, वो हम ख़त्म कर लेते हैं, फिर प्री के हम बाद में देखेंगे। तो चलिए मेंस का जो करंट अफेयर इसको पढ़ लेते हैं, मेंस के करंट अफेयर, और हो सके ना तो जो प्री के करंट अफेयर्स होते हैं ना वो मैं आपको नोट्स में तो आपको कवर करा के देता ही हूँ, बट उसकी रीडिंग आप खुद करते चलिए, बहुत ईजी होता है, बहुत फैक्चुअल होता है, इसलिए उसकी रीडिंग आप खुद करते चलिए। और आप लोगों को मैं टास्क देने वाला हूँ अगली बार से कि आप लोगों को कुछ करंट अफेयर्स आपको देने वाला, और आप लोग संडे टू संडे करंट अफेयर्स लेने वाले हैं, तो वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा कैसा रहेगा कैसा नहीं, बट फिलहाल आपको ये बता दूँ कि कुछ नोट्स में मैंने लिखे वो एक्स्ट्रा के आप भी कवर करते चलिए। अब हम देखते हैं एथिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब सबसे पहले आते हैं एथिक्स में, यानी GS4। GS4 से रिलेटेड एक करंट अफेयर है, एथिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर है, सब्जेक्ट का नाम है एथिक्स, और हम कहेंगे कि इसका जो सोर्स है मल्टीपल करके एक सोर्स है, आप उससे ये करंट अफेयर देख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ही यहाँ पे आपको ये सब डिस्कस करा के दे रहा हूँ। अब कंटेक्स्ट क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले हैं जहाँ पे एथिकल कंसर्न्स आपको देखने मिलते हैं। हमारे इंडिया में अनएथिकल चीज़ें बहुत सारे होते हुए दिख रही हैं, तो हम कहेंगे एथिकल कंसर्न्स को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एथिकल कंसर्न्स में सबसे पहले एग्जाम्पल आता है काल क्षेत्र फाउंडेशन। काल क्षेत्र फाउंडेशन की बात करें, देखिए कुछ कुछ न्यूज़ में रहे काल क्षेत्र फाउंडेशन, अगर हम काल क्षेत्र फाउंडेशन की बात करें तो हरिपद्मन करके जो है ये सीनियर इंस्ट्रक्टर है, कहाँ पे, काल क्षेत्र फाउंडेशन के, जो एक डांस स्कूल है। इनको अरेस्ट किया गया था, है ना, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स आई है कि स्टूडेंट्स के खिलाफ ये कुछ सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, यानी सेक्सुअल हरासमेंट की केस के चलते जो हरिपद्मन है उनको अरेस्ट कर दिया गया। अब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये सबसे मेन है। वर्क प्लेस पे काफ़ी बार इंडिया में सेक्सुअल हरासमेंट देखने मिलता है, क्योंकि देखिए अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी के अंडर काम कर रहे हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स है या जो भी है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट आपको होते हुए देखने मिलता है, क्योंकि इनको प्रेशराइज किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को इवन प्रेशराइज किया जाता है। और हम ये कहेंगे इस कारण फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म होता है विक्टिम को। फिजिकल हार्म तो होगा ही, बट उसके दिमाग पे भी असर पड़ता है, इसको हम साइकोलॉजिकल हार्म कहते हैं, है ना। दूसरा है कि इश्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल इनएक्शन, है ना, यानी हम यही कहेंगे कि जो एक्शन नहीं ली जाती है कंप्लेंट्स को लेके उस पर, या फिर कुछ लोग कंप्लेंट करने से भी डरते हैं, ये सब एक और इशू है। अगला है कि इशू ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, है ना। अब सेक्सुअल हरासमेंट की जो केसेस है उस पर बराबर काम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये भी हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बराबर नहीं है, और हमें इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है ताकि ऐसी चीज़ें रुक सके, है ना। नीड फॉर इंस्टीट्यूशन टू रिकॉग्नाइज एंड रेस्पेक्ट द वॉइसेस ऑफ देयर स्टूडेंट्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस को इजीली सॉल्व करे या उनकी कंप्लेंट्स को कहीं ना कहीं रजिस्टर करा ले अपने पास। तो ये एक पहली केस देखने मिलती है काल क्षेत्र फाउंडेशन से हरिपद्मन की। दूसरी है फ्रेंच मॉडल ऑन द एंड ऑफ लाइफ।
अब मैं आपको ये भी कहता हूँ, फ्रांस जो होता है उन्होंने क्या किया, अब ये जो है ना, ये जितना भी चला ये इट इज रिलेटेड टू दैट एथिकल इशू ऑफ काल क्षेत्र फाउंडेशन से रिलेटेड ही हम ये देख रहे हैं। अब इसी में हम देखते हैं आगे कि फ्रेंच मॉडल एक मिलता है ऑन एंड ऑफ लाइफ। फ्रांस जो होता है वो एक लॉ बताता है, फ्रांस मॉडल जो है ऑन द एंड ऑफ लाइफ, जो ये बोल रहा है कि विच कुड लीगलाइज यूथेनेशिया फॉर टर्मिनली इल। In a recent survey, 70% of French people are in favor of active help in dying, है ना। अब ये यूथेनेशिया क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ, अच्छे से समझिएगा यूथेनेशिया क्या होता है। यूथेनेशिया यानी आपको एक तरह से जब आपके बॉडी पार्ट्स ठीक से काम नहीं कर रहे तो आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ ख़त्म करने का अधिकार मिलना, इसको यूथेनेशिया कहा जाता है। मुझे पता है हम लोगों को जीने का अधिकार है बट हमें मरने का अधिकार नहीं है। यूथेनेशिया के थ्रू आपको वो भी मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई विक्टिम है, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर दिए, कुछ भी नहीं है, वो वहाँ पे ही पड़ा है, तो ऐसे वक्त ये कहा जाता है कि उसको अधिकार दिया जाए कि भैया क्या हो कि आप लोगों को ऑटोनॉमी रहे कि आप लोग अपनी लाइफ खत्म करना है नहीं, ये डॉक्टर को बता सकते हैं। बट खत्म कैसे किया जा सकता है ये भी बता दो। अगर आप किसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे, फॉर एग्जांपल आपको जो लगाते हैं ना वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो वेंटिलेटर निकाला जा सकता है। उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि मेरा वेंटिलेटर निकाला जाए, और उसके बाद आप बोल सकते हो कि जो होगा वो होगा, नेचुरली आपकी डेथ होगी, आपको मारा नहीं जाएगा, बट जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रखा है वहाँ से आपको निकाल लिया जाएगा। इसको यूथेनेशिया कहा जाता है। तो यही है कि हैव ऑलरेडी लीगलाइज असिस्टेड डेथ, तो नीदरलैंड में अलाउड है, बेल्जियम में अलाउड है, लग्जमबर्ग में अलाउड है, या फिर स्पेन में अलाउड है। आपको पता चल गया यूथेनेशिया क्या है? क्लियर हो गया आपको सबको? क्लियर? एंड ऑफ लाइफ, हाँ या ना बताएंगे? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस, क्लियर हुआ। बाकी सूरज, आदर्श जी हैं, सूरज, हाँ क्लियर, ओके। चलिए उसके बाद आते हैं कस्टडियल टॉर्चर। कस्टडियल टॉर्चर की अगर बात करें तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है तमिलनाडु में, है ना, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में, बलवीर सिंह, इनको भी एक्यूज किया गया कि कस्टडी में लोगों के साथ टॉर्चर कर रहे हैं। सिंह इज अक्यूज्ड ऑफ टॉर्चरिंग सस्पेक्ट्स इन कस्टडी, उनके टिथ तोड़ देना प्लायर्स से, उसके अलावा उनको प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी करना, ऐसा भी एक इशू है कस्टडियल टॉर्चर वाला इशू। तो ये है ना कस्टडियल टॉर्चर वाला, ये भी एक एथिक्स का ही इशू है कि कस्टडी में लोगों को टॉर्चर करना। अब इससे क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स जो है ये कहीं ना कहीं वायलेट किया जा रहा है। पुलिस जो है वो ब्रूटली, हम कहेंगे कि बहुत ब्रूटलिटी के साथ लोगों को मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये भी रुकना चाहिए, ये भी एक इशू है। अब इटली जो है, इटली ने चैट जीपीटी को बैन कर दिया। इटली पहला वेस्टर्न कंट्री बनता है जिसने हम कहेंगे कि जो लैंग्वेज मॉडल थे चैट जीपीटी, जो किसी भी भाषा में आपके काम करके देता है, आप हिंदी में आप जिस भाषा में उसको बोलोगे उस भाषा में वो काम कर देता है, ये यहाँ पे बैन कर दिया गया। क्योंकि हमारा जो प्राइवेट डेटा होता है वो चैट जीपीटी के पास चले जाता है, जिस कारण डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उसका मिसयूज किया जा सकता है, इसीलिए ये चैट जीपीटी को भी बैन किया गया। ऐसे आपको कुछ इश्यूज देखने मिल रहे हैं। पहला काल क्षेत्र फाउंडेशन का है, दूसरा यूथनेशिया को लेके है फ्रेंच मॉडल पे, तीसरा आपको कस्टडियल टॉर्चर देखने मिलता है, और चौथा आपको देखना मिलता है कि इटली ने चैट जीपीटी को बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें पता चलती है, अच्छे से इसके ऊपर काम कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का जो पोर्शन है उसको यहाँ पे रोक देते हैं। हम अगली बार फिर से मिलेंगे। अगले लेक्चर में कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम यहाँ पे मीटिंग रोक देंगे। एनी डाउट, एनीवन? ओके, सो चलिए हमने आज क्या क्या पढ़ा आपको पता है? सबसे पहले हमने, एक बार मुझे बता दीजिएगा, सबसे पहले हमने अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत कहाँ से की थी? यस, कहाँ से की थी? कौन से टॉपिक से? डिफेमेशन से। यस, वेरी गुड। सबसे पहला हम डिफेमेशन पढ़े। दूसरा हमने क्या पढ़ा? सेकेंड करंट अफेयर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी गुड। तीसरा, थर्ड वाला प्रोजेक्ट टाइगर और डीप सी माइनिंग। यस, डीप सी माइनिंग पढ़ा, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा, और आखिरी में एथिकल इशू पढ़े, है ना। इतने हमने पढ़े हैं, इसलिए आपको पूछ रहा है ताकि आपको याद रहना चाहिए हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है उसे रोकते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे एट 7 AM, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।